जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज और विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने ग्राम समाज एवं विकास में अपने 50 लेक्चर कल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। आज यह हमारा 51 लेक्चर है, ठीक है ना। और हमने 9 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, कल उसका हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और जैसा कि मैंने आपसे वायदा भी किया था जब हमने ग्राम समाज एवं विकास की शुरुआत की थी कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस चैप्टर के या फिर परीक्षा में आने की दृष्टि से उपयोगी होंगे, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने भारत सरकार की योजनाओं में से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया है, जिसको लेकर हम आ रहे हैं। अब मैं आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप खुद दे लेंगे। यदि आपको समझ में ना आए तो पहले आप जाके वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करिए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, फिर क्वेश्चन पे आकर सॉल्व करिए। तो आइए देखते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, मत्स्य संपदा योजना का मतलब कि मछली पालन से है। आप समझ रहे हैं बात को कि मछली पालन से जो हमारे देश के प्रदेश के मछुआरे होते हैं, उनकी आय को दोगुना करने के लिए, उनकी इनकम को, उनकी जो कमाई है, उनकी आय को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है आपके सितंबर सन 2020 को, जून सन 2020 को, अगस्त सन 2020 को और अक्टूबर सन 2020 को। आपको पता होना चाहिए कि सितंबर सन 2020 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत हुई थी। इसका जो ध्येय है वह क्या है कि मछुआरों की आय को दोगुना करना। तो प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है आपका वह विकल्प ए है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रफ्तार योजना। हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ा था। रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिलेगा। पहले तो प्रश्न को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि प्रश्न का मतलब क्या है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एक रफ्तार योजना की शुरुआत हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे सेक्टर हैं, क्षेत्र हैं, जिसमें बढ़ावा देना था, जिसको कटाई, कृषि उद्यमिता यानी कि कृषि को एज ए बिजनेस के तरीके से लेना, अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की एक निर्माण करना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एक संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करना ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे कि रफ्तार योजना को बढ़ावा मिल सके। तो ऑप्शन नंबर ए कटाई, ऑप्शन नंबर बी अधोसंरचना एंड कृषि उद्यमिता, यह तीनों ही विकल्प सही है। इसलिए जो आपका आंसर होगा ए सभी, अर्थात रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कटाई, अधोसंरचना और कृषि उद्यमिता, यह तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। इसलिए हमारा आंसर डी अर्थात ए सभी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रफ्तार योजना के वित्तीय निधि में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी किस अनुपात में है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और गौर करिए कि क्या पूछा है। वित्तीय निधि क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आप सपोज करिए कि आप मेला देखने जा रहे हैं, तो आप मेला देखने गए तो आप प्रयास करेंगे कि कुछ पैसे मम्मी से और कुछ पैसे पापा से, दोनों से मांग लिए जाए। अर्थात आपने पापा से 60 रुपये मांग लिया और मम्मी से 40 रुपये मांग लिया, तो आपके पास जो पूर्णांक होगा वो 100 रुपये का होगा। कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर भी है कि रफ्तार योजना के वित्तीय निधि में जो रफ्तार योजना को बढ़ावा देने के लिए पैसा दिया जा रहा है, वह कितना बंटवारा हो रहा है केंद्र और राज्य के मध्य, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा 90-10 अर्थात 90 रुपये भारत सरकार देगा और 10 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार देगा। अर्थात जिस भी प्रदेश में यह लागू होगा उस प्रदेश की सरकार देगा। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, 60 रुपये केंद्र और 40 रुपये राज्य, 75 रुपये केंद्र और 25 रुपये राज्य, और 65 रुपये केंद्र और 35 रुपये राज्य, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 और 40 का अनुपात यहाँ पर देखने को संभवतः मिलता है। आइए अब बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से हो रहा है। पंचायती राज विकास,
ग्रामीण स्वच्छता या फिर ग्रामीण पेयजल। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से हो रहा है? आप लोग को पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना है वह पंचायती राज विकास, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण पेयजल या फिर ग्रामीण सड़क। तो इसका जो आंसर होगा वो ग्रामीण पेयजल, यानी कि राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना ग्रामीण पेयजल से संबंधित है, जो कि गांव में लागू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं? आप लोग को पता होगा, मैंने विस्तार से पढ़ाया था कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस क्षेत्र के लिए लागू होती है। तो विकल्प हैं आपके, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, अर्थात कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचनात्मक विकास करना कि लोगों को खाने कमाने के लिए अर्थात काम करने के लिए रोजगार के लिए अवसर बने, रोजगार के लिए अवसर बने कि वो लोग वहाँ पर जाकर काम वाम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? विद्युत आपूर्ति, यानी कि ऊर्जा की आपूर्ति करना। तीसरा ऑप्शन क्या है कि सस्ते ऋण उपलब्ध करवाना, अर्थात जो बैंकों से आप लोग लोन लेते हैं उस पर जो ऋण आपको देना पड़ता है, बात समझ रहे हैं ना, जो ऋण देना पड़ता है वह कम देना पड़े, अर्थात आपको 2 से 3% या फिर 1% पर ही आपको ब्याज पे लोन मिल जाए। या फिर चौथा क्या है? पेंशन प्रदान करना, कि लोगों को पेंशन देना वृद्धावस्था में, जब वो अपने कार्य से मुक्त हो जाए तो उनको पेंशन देना। तो रोजगार ग्राम समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि रोजगार के अवसरों का सृजन करना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर ए होगा, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? ठीक है ना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का डायरेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत भारत के तमिलनाडु राज्य से शुरू हुई थी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह तमिलनाडु होगा। ठीक है, अब बात करते हैं निम्न में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? एकीकृत ग्रामीण विकास, यानी कि गांव के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? ठीक है ना, सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करना, यदि गांव के जो किसान हैं, मजदूर हैं, पशुपालक हैं, उनको सस्ती दरों पर ऋण मिल जाए, अर्थात 2 लाख रुपए उन्होंने लिया और बस उनको 8-10 हज़ार ही एक वर्ष में उनको ब्याज देना पड़े, अर्थात कम ब्याज देना पड़े। ठीक है, साहूकारों का जितना ब्याज होता है कि वर्ष का 100% हो जाता है, 10% मंथली भी वो लोग ब्याज देते हैं। तो उससे बचने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना या फिर स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना। हमने यहाँ पर देखा था, हमने खूब सारी भारत सरकार की योजनाएं देखी थी जहाँ पर ऐसा प्रस्ताव हुआ था कि गांव को कम ऋण पर, यानी कि सस्ती दरों पर, दर मतलब कि परसेंटेज पर ऋण उपलब्ध करवाना, अर्थात लोन उपलब्ध करवाना, या फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। तीसरा क्या है? स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना कि वो लोग अपने घर के गाँव के कामों में ना लग जाएं पैसे कमाने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से स्कूल आएँ, उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप टाइप का पैसे देने का भी प्रावधान था, हमने वहाँ पर देख लिया था। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देख लिया कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जो प्रमुख कार्य हैं, ऑप्शन नंबर ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो डेफिनेटली आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन जो ऊपर के सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं निम्न में से कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का उद्देश्य है? ठीक है, एक होता है अर्बन, एक होता है रूरल, एक होता है शहरी, एक होता है ग्रामीण। ठीक है, तो गाँव में शहरी सुविधा प्रदान करना, बिल्कुल करेक्ट बात है कि गाँव में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना कि गांव भी शहर की तरह हो जाए। शहर की तरफ होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर भीड़ भाड़ बढ़ जाए, कि सड़कें वहाँ की अच्छी हो जाएं, स्कूल अच्छे हो जाएं, ठीक है, हॉस्पिटल की सुविधा वहाँ पर हो जाए, रोजगार के अवसर बन जाएं, कुछ इस तरीके के विकास की बात की गई थी।
दूसरा क्या है, गांवों को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना। दोस्तों हमने आपको क्लस्टर का मतलब बताया था कि किसी भी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ पंचायतों को जोड़कर एक फर्म का निर्माण होगा कि इस एरिया में यह चीज़ फेमस है तो इसके लिए यह क्षेत्र जाना जाएगा और उसकी जो खरीद फरोख्त होगी उस क्षेत्र में अधिक होगी। जैसे आप सपोज करिए कि मैं किसी डिस्ट्रिक्ट को बोल दिया कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का गन्ना का उत्पादन होता है तो चीनी मिलों का आकर्षण उधर बढ़ जाएगा। मैंने बोल दिया कि पूर्वांचल के इस ज़िले में या फिर तो 2-3 जिलों को मिलाकर मैंने बोल दिया कि टमाटर जो होता है अच्छी क्वालिटी का होता है। मैंने बोल दिया कि मिर्ज़ापुर साइड में कालीन अच्छा होता है। मैंने बोल दिया कि लखनऊ के साइड में आम अच्छी क्वालिटी के होते हैं। प्रयागराज में अमरूद अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है ना। बिहार में लीची अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यापारी हैं उनका विशेष आकर्षण उस क्षेत्र में जाएगा, यार यहाँ की ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी, हमें खरीदनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके को क्लस्टर बोलते हैं कि उस क्षेत्र को उस चीज़ से जाना जाए। स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा बढ़ाना, बिल्कुल। तो ए, बी और सी तीनों ही जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य था, यह तीनों ही हैं, अर्थात इसका आंसर भी डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। आइए अब बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के संबंध में असत्य है। इस मिशन की शुरुआत सन 2015 में हुई थी। यह मिशन गुजरात की मिशन की अवधारणा पर आधारित है। इस योजना की घोषणा बजट वर्ष सन 2012-13 में हुई थी। इसके अंतर्गत क्लस्टर का विकास किया जाना है। एक एक को पहले वेरीफाई करते हैं। इस मिशन की शुरुआत वर्ष सन 2015 में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है, ये सच बात है, ये यानी कि सत्य ऑप्शन है। यह मिशन गुजरात की मिशन की उदाहरण पर आधारित है, यह भी बिल्कुल करेक्ट बात है। मैंने आपको उस टाइम बताया भी था एक विशेष बात से कि जो वर्तमान की सरकार है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, वह पूर्व में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जिस प्रकार से गुजरात में इस अवधारणा का विकास हुआ था, उसी प्रकार से देश में उस अवधारणा को लागू करने के उद्देश्य से यह बात लागू हुई है, ठीक है ना। तो यह गुजरात मिशन के बिल्कुल तहत ही है। अब बात करते हैं डी पे, इसके अंतर्गत क्लस्टर का विकास किया जाना है। मैंने इसके पहले प्रश्न में इसको देख लिया था, यह बात करेक्ट है। तो जब आपके 3 ऑप्शन सही हैं, ए, बी और डी, तो बिल्कुल डेफिनेटली सी आंसर जो है यह असत्य है। असत्य अर्थात यह सही है, क्योंकि हमसे असत्य ही पूछा हुआ है। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के लिए जो एक गलत स्टेटमेंट है वह ऑप्शन नंबर सी है कि इसकी घोषणा बजट वर्ष सन 2012-13 में नहीं हुई थी, ठीक है ना। जब इस मिशन की शुरुआत सन 2015 में होगी तो उसके बाद ही इसके लिए बजट का प्रावधान होगा या फिर उसके साथ ही होगा, उसके पहले तो होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। कि जब बच्चा पैदा होगा तभी तो उसके लिए कपड़े आएंगे, पहले से क्या पता कि गर्ल्स होगा कि बॉयज़ होगा कि मोटा होगा कि पतला होगा। तो कैसे बजट बन जाएगा जब तक उसकी योजना का मिशन ही नहीं स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष सन 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष सन 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी। ऑप्शन देखते हैं, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या फिर इंदिरा गांधी। जेपी नारायण, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी है कि जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर, जो कि सन 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत भारत के कौन से प्रदेश से हुई थी, मैंने इसको पहले क्वेश्चन में इसको करवा दिया हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु, यानी कि जो गाँव का क्षेत्र है उसके विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, आजीविका अर्थात खुद के पालन पोषण के लिए, खुद के खर्चे के लिए, उसको बोलते हैं आजीविका चलाना, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए कमाई करना, उसको बोलते हैं आजीविका। ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी कि गांव के क्षेत्रों को अपनी आजीविका को चलाने के लिए ऐसी योजना बनाई जाए कि गांव के लोग गांव में ही अपने को रोजगार पा सकें और अपना पेट भर सकें। इस उद्देश्य से आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत हुई थी। और किस वर्ष में इसकी शुरुआत हुई थी, यह आपसे प्रश्न पूछा हुआ है। तो सन 2014, 15, 17 और 18, बिल्कुल डेफिनेटली इसका यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, सन 2017। मैंने आपको पढ़ाया भी था
कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना सन 2017 में हुई थी। ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि डेटा पे होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रामोदय से भारत उदय योजना की किस वर्ष स्टार्ट हुई थी, यानी कि ग्रामोदय से भारत उदय योजना की, पहले भारत उदय योजना को ग्रामोदय, ग्रामोदय एक संस्कृत शब्द है, इसका भी अर्थ होता है ग्राम का उदय, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ सूर्य उदय, तो इसका मतलब कि सूर्य उदय हो रहा है, तो ग्रामोदय का मतलब भी गांव का उदय से भारत उदय योजना, ठीक है ना, कि भारत को उदय करना है। जब भारत उदय होगा तो अपने आप गांव का भी उदय तो हो ही जाएगा। की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ठीक है, तो इसका सन 2016, 15, 16, 17 और 18, तो ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत सन 2016 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी, जो कि सन 2016 है, ठीक है। अब बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। दोस्तों एक होता है केसीसी कार्ड, यह किसान का बनता है, किसान के पास जितनी ज़मीन होती है उसके अनुसार उसको पैसे मिलते हैं, जो कि काफ़ी कम ब्याज दर पे मिलते हैं। आप यदि 6 माह में पैसे को भर दो फिर से निकाल लो तो 2 से 3% ही आपके ऊपर ब्याज लगता है। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, ठीक है ना, 95, 98, सन 2001 और 3। तो क्वेश्चन नंबर जो बी होगा 1998, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना सन 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन देखते हैं 15, 16, 17 और 18। तो क्वेश्चन नंबर बी में सन 2016 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी होगा। देखिए जो डेट है, डेट तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बात समझ में आई ना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, या कब स्टार्ट हुआ था, या कब पैदा हुआ था, या कब मरा, इसका तो डेट होगा और डेट आपको याद करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं एग्री उड़ान योजना। एग्री मतलब एग्रीकल्चर से जो स्टार्टिंग का वर्ड है एग्री, यानी कि खेती बाड़ी की बात कर रही है। उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना, उत्पादकता बढ़ाना, पशुपालन को कम करना, या फिर जो बीज होता है, जो खेतों में बीज बोया जाता है उसका भंडारण करना, उसका रख रखाव करना। तो हमने आपको पढ़ाया भी था कि एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना है, कि किसान खेती बाड़ी के साथ साथ किस प्रकार से उसी के साथ बिजनेस भी डेवलप कर सकें। यह एग्री उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य था, किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं निम्न में से कौन कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है। इसके तहत 17,50,000 कृषि और पंप प्रदान करने का लक्ष्य है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है। यह जो कुसुम योजना है, यह जो किसान होते हैं यह प्रॉपर इनके लिए ही यह कुसुम योजना है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर 34,422 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकते हैं। इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सिंचाई जरूरतों में किया जा सकता है। आप लोग इसको काफ़ी ध्यान से देखिए कि किसान का मतलब क्या होता है। किसान, यदि किसान को कोई सुविधा मिल रही है, मैं बोल रहा हूँ कि आप किसान हैं और आपको मैं ये सुविधा दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके खेती बाड़ी के लिए ही सुविधा मिल रही है। बात समझ में आई ना। यदि मैं आपको बोलूँ कि सर आप पुलिस वाले हैं और आपको गवर्नमेंट से पिस्टल मिल रहा है, तो आपके लिए पिस्टल नहीं मिल रहा है, आप पुलिस वाले हैं इसलिए आपको पिस्टल मिल रहा है। तो यदि किसी किसान को कोई चीज़ मिल रही है तो वह उसके खेती बाड़ी के लिए ही मिल रहा है। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है, इसको यदि आप लोग गौर से पढ़ें, इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकता है। सर जब आप किसान को दे रहे हैं और उस व्यवस्था को वो अपने खेती बाड़ी में यूज नहीं करेगा तो उसके लिए क्या मतलब है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो फिर किसान आप उसको क्यों बोल रहे हैं। तो यही डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, और कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि किसान को जो चीज़ें मिल रही हैं वो यदि अपने किसानी में, अपनी खेती बाड़ी में उसका इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर उसको देने का क्या मतलब है। बात समझ में आई। तो कुसुम योजना का संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि यह तीनों बात अपने आप में सही हैं, सी गलत है और हमसे गलत ही पूछ रहा है, इसलिए हमारा आंसर सी सही होगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है ना। कुसुम योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान का संबंध किससे है? दोस्तों कुसुम योजना में क्या होता है कि सोलर प्लेट भी उनको वितरित होते हैं, उनको मिलते हैं, जो उनके पंप वंप होते हैं उसको चलाने के लिए। तापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा या फिर ज्वारी ऊर्जा। सौर ऊर्जा, बिल्कुल डेफिनेटली ये करेक्ट आंसर है। वहाँ पर सोलर प्लेट के माध्यम से सौर ऊर्जा उनको दिया जाता है, वो अपने जो पंप हैं जो सिंचाई के लिए उपयोग होता है उसको चला सकें, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाबार्ड समर्थित योजना है? नाबार्ड एक संस्था है जो कि किसानों के लिए खरीदारी करती है, जो उनके अनाज होते हैं उनकी खरीदारी करती है, जैसे कि क्रय केंद्र करता है। बात समझ में? जो क्रय केंद्र होता है सरकार द्वारा, वह किसानों का MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, जो भारत सरकार निर्धारित करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पे जो सोसाइटियाँ होती हैं, जो क्रय केंद्र होते हैं, वह उनके धान गेहूँ जो भी फसलें होती हैं उसको खरीदती हैं, और उसी प्रकार का काम नाबार्ड भी करता है, ठीक है। तो शुद्ध पेयजल योजना, लोक कल्याण मित्र योजना या फिर रानी लक्ष्मीबाई योजना या फिर प्रियदर्शनी योजना। तो नाबार्ड समर्थित जो एक योजना है वह प्रियदर्शनी योजना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा आपका डी होगा कि प्रियदर्शनी योजना नाबार्ड समर्थित एक योजना है और यह भी किसान के लिए ही है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इंदिरा आवास योजना। अब इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। पहले इसका नाम इंदिरा आवास योजना था, जो काफ़ी फेमस था कि हमें इंदिरा आवास योजना के तहत घर मिला है, ठीक है ना। जो बुजुर्ग होंगे यदि उनको घर मिला होगा तो उनसे आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि इंदिरा ने दिया है, ठीक है ना। तो उसका नाम ही इंदिरा आवास योजना था, जो एक केंद्र समर्थित योजना है। का राज्य सरकार के साथ लागत महाभाजन अनुपात क्या है? दोस्तों इंदिरा आवास योजना में जो पैसे मिलते थे लोगों को घर बनाने के लिए, यदि उनको 100 रुपये मिले, मैं एक अनुमान आपको बता रहा हूँ, तो उसमें से 75 रुपये भारत सरकार द्वारा मिलते थे, और उसका जो 25% होता था वह जिस प्रदेश का वह नागरिक है, यानी कि जिस प्रदेश का तो नागरिक भारत में नहीं होता, जिस प्रदेश का वह निवासी है, वह प्रदेश सरकार उसको 25% और ऐड करके देगी। जितना मूल्य उसको घर बनाने के लिए आवंटित हुआ है, उतने पैसे का 75% भारत सरकार देगी और 25% वो जिस प्रदेश का वह निवासी है वह प्रदेश सरकार देगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 80 20 75 25 66 34 और 90 10। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा बी होगा। 75 और 25 का रेशियो विभाजित था केंद्रीय आवास योजना में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करके परिवारों को विद्युत उपलब्ध करवाना। बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी हमेशा नहीं होता सही। कुछ बच्चों के क्या है ना, धारणा बन जाती है कि जिस भी ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिखा, सब कुछ भूल के बस उसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसा अधिकतर होता है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है यह बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि इसमें आपको ट्रेलर दिख गया, यहाँ पर उपरोक्त सभी दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुटीर ज्योति जो योजना थी वह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत यानी कि जो लाइट उनके घरों में आती है उपलब्ध करवाने की एक योजना थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर सी होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1993 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 92 93 95 96 1993 सांसद स्थानीय क्षेत्र योजना 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, जो एक काफ़ी फेमस कार्य है। यदि बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बन रही है, तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि यार अच्छी सड़क बनेगी, मटेरियल अच्छा होगा, ठीक है ना। केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 60 रुपये यानी कि लागत का 60% केंद्र सरकार देती है, और 40% जिस प्रदेश में वह सड़क बन रही है वह प्रदेश सरकार
40% खर्च वहन करती है, ठीक है ना। तो 60-40 देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, 65-35, 90-10, 60-40, बिल्कुल डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी जो है 60-40, यह इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना में 75 और 25 का अनुपात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं राजीव गांधी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया। दोस्तों, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कि गांवों तक विद्युत को पहुंचाने के लिए एक योजना चल रही थी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। फिर सन 2014 में, ठीक है ना, आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, सन 2014 में इस योजना को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना। यानी कि जो एक योजना की शुरुआत हुई थी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसी योजना में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को भी समाहित कर दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वह सन 2014 होगा। सरकार बदली, बहुत सारी योजनाएं बदली, इंदिरा गांधी का नाम बदल गया तो राजीव गांधी का नाम बदल गया, ठीक है। तो उससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा, क्योंकि सन 2014 में ही नई गवर्नमेंट बदली थी, ठीक है ना। तो आप लोग जो ऑप्शन को सेलेक्ट करने में आपको कुछ सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने स्वजल धारा कार्यक्रम का शुरुआत किया था। तो ऑप्शन देखते हैं 99, 25 या फिर 10। तो सन 2002 में इस योजना की शुरुआत हुई थी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, सन 2002 में। अब एक नया मंत्रालय बन गया है, जल शक्ति मंत्रालय, और गजेंद्र शेखावत जी इसके कैबिनेट मंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश के जो जल मंत्री हैं कैबिनेट के, वह स्वतंत्र देव सिंह हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन जल शक्ति मंत्रालय का नया गठन हुआ है और कैबिनेट में जो इसके कैबिनेट मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, सन 2002 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में कौन से उद्देश्य निहित हैं। विद्युत कनेक्टिविटी, बाजार कनेक्टिविटी या फिर नॉलेज कनेक्टिविटी। बिल्कुल, विद्युत भी है, बाजार भी है और नॉलेज भी है, अर्थात जब सब हैं तो सभी हैं, ठीक है ना, जब सब हैं तो सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर डी हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया, हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के 25 प्रश्न, और आपसे ग्राम समाज में 25 प्रश्न ही पूछता है। हमने सभी 25 प्रश्नों के जो एक इम्पॉर्टेंट सेट था अपना, उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो अभी आपके दोस्त रैंकाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए। और हमारी सारी वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकाइन एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।